श्री कृष्णा टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। जैसा कि पहले के लेक्चर्स में हमने एनवायरनमेंट के जो 6 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट किए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने अब तक मतलब जो भी एनवायरनमेंट में आता है वो सब कुछ रीड किया, अर्थ का इंटीरियर किया, पोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, उन पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में किया था। तो आज का हमारा मेन पॉइंट क्या है, वो एक्ट्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो बनाए गए थे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, उनके कुछ टॉपिक्स आज करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो है वो कल कवर करेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, मतलब जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं वो सभी हमारे एनवायरनमेंट में आएगी। एयर, वाटर, सॉइल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में आती हैं। तो इनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। तो अब तो यहाँ से जा। कोई भी एक्ट जो होता है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है किसी मतलब किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले, या फिर हमारी इम्प्रूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया? 1986 में। और ये पार्लियामेंट में कब आया था, कमेंसमेंट में कब आया था? मार्च 1986 में। और फॉलो कब किया गया था हमारे इंडिया में? नवंबर 1986 में इसको अप्लाई कर दिया गया था पूरे इंडिया में। मतलब यूं भी नहीं कि जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी सेफ जगह पर रहना चाहते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि जहाँ वो रहे उस जगह उससे कोई नुकसान हो सके। ठीक है, तो ये डिसीजन कब लिया गया था? यूएन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ह्यूमन नेशनल डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। डिसीजन वर टेकन एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोल्म इन। कहाँ हुई थी ये जो मीटिंग हुई थी? स्टॉकहोल्म में हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्टॉकहोल्म। तो 5 जून 1972 को हुई थी। और इसी वजह से हम लोग एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन ये मीटिंग हुई थी हमारी 1972 को। बट हमने अप्लाई कब किया था? नवंबर 1986 में। उसके बाद से ये जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ गए थे। और जो लोग ये रूल फॉलो नहीं करते उनके लिए कुछ ना कुछ जो है मतलब फाइन वगैरह अप्लाई किया गया था। और ये आर्टिकल नंबर 253 के अकॉर्डिंग बनी है। इसको 26 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये एक्ट जो है अम्ब्रेला एक्ट की तरह है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना हमने हर चीज को मिक्सअप कर रखा है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारे लिविंग क्रीचर्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे एयर वाटर वगैरह हो, चाहे पॉल्यूशन हो, या कोई भी चीज ऐसी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आएगी, तो वो सब कुछ भी उनके लिए भी मतलब इस एक्ट को माना जाता है। इसीलिए इसे अम्ब्रेला एक्ट का नाम दिया गया है। और इसमें हर एक कंट्री को भी शामिल किया है, इसलिए भी इसे अम्ब्रेला एक्ट का नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो वो कहता है स्टॉकहोल्म में जब जून में 1972 में मीटिंग हुई थी, तो इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। और उसी के अकॉर्डिंग जो मतलब ये एक्ट है, प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन एक्ट, इसको लागू किया गया था। और मेन बात क्या है इसके अंदर, जो आर्टिकल नंबर 51A जी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर इंडियन सिटीजन या किसी भी कंट्री का सिटीजन है, उनको मतलब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। ठीक है, उनकी भी ड्यूटी बनती है आर्टिकल नंबर 51A के जी के अकॉर्डिंग। अच्छा, शॉर्ट टाइटल के अंदर इसको क्या बताया गया? ये एक एक्ट जो है इसको क्या कहा गया? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया है, पूरे इंडिया पे लागू हुआ है। और ये इसको मतलब फोर्स में कब लाया गया? जब इसे सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर पास करके शो आउट किया था। मतलब ऑफिशियल गैजेट जो बिल पास होता है ना किसी भी रूल को लागू करने के लिए तो डिफरेंट एरिया में जब इसके बिल को शो आउट किया गया, जब इसको पास किया गया, उसके बाद से इसे लागू कर दिया गया। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? एनवायरनमेंट में हम लोग किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं उसके बारे में बताती हूँ। इस एक्ट के अंदर जिन चीजों को लिया गया है, एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अवर प्रॉपर्टीज आल्सो। मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी वगैरह है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाटर है, एयर है, इन सबको हम लोग एनवायरनमेंट में शामिल करेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट यानी कि जिनकी वजह से मतलब जिन चीजों पर
जिनकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ें क्या है? एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं। पोल्यूशन के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव इफेक्ट जो हमारे ऊपर आ रहा है, किसकी वजह से नहीं, किस चीज़ के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट। और पोल्यूशन जो चीज़ रियलिटी में पड़ रही है, इफेक्ट मतलब किसी चीज़ के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट। एनवायरमेंट पोल्यूशन मीन द प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी पॉल्यूटेंट। ठीक है। हैंडलिंग मीन क्या है? किसी भी चीज़ में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो फिनिश्ड गुड प्रिपेयर हो रही है, मतलब किसी भी चीज़ को हैंडल करना, तो वो चीज़ जिसके अंदर आ रही है, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो या हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हो, एवरीथिंग। फिर हजार्ड सब्सटेंस क्या होते हैं? हजार्डस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें कोई भी नुकसान होने के चांस रहते हैं, चाहे हमें हो या अनदर पिक्चर्स को। ऑक्यूपाइज मतलब हमारे बिजनेस वगैरह, वो प्रीमिसेस, कोई भी पर्सन जो कर रहा है या फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, तो वो सभी हमारे ऑक्यूपाइज में रहेंगे। और प्रिस्क्राइब मतलब क्या है? जिस रूल के अंडर कोई भी चीज आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिस्क्राइब बाय। ठीक है। और एनएपीसीसी अब क्या है? एनएपीसी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जो हमारे नेचर के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके ऊपर एनएपीसीसी रूल बनाया गया था 2008 में। ठीक है भैया, एनएपीसीसी 2008 में बनाया गया था। किसने बनाया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। उसके बाद किस लिए? ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके, ठीक है, इस चीज के बारे में। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट पब्लिश किया डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, और मतलब इन सभी के साथ मिलकर के उन्होंने डिसीजन लिया था। ओके। और इसके अंदर क्या है? 8 मेन हमारे मिशन थे। 8 मिशन कौन कौन से थे वो बताती हूँ। फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन, की हमें ना हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या है? हमें सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, जो ऐसे एनर्जी है जिनसे कोई ना कोई दिक्कत होती हो, तो उन चीजों को थोड़ा कम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मतलब सततता, यानी कि लोगों के अंदर विकास करना, सततता पूर्ण मतलब कि निर्धनता को कम करना। नेशनल वाटर मिशन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या था कि सभी को स्वच्छ वाटर उपलब्ध हो सके और हर एरिया में हो सके। सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, हिमालय के इकोसिस्टम में जो स्पाइसेस वगैरह हैं उनको बचा करके रखना। कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त होने के चांस पर है, तो उनको विलुप्त होने से रोकना। हालांकि काफी कुछ विलुप्त हो भी चुका है, लेकिन अभी जो है उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जैसे आप पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो वो पेड़ वगैरह ना काटे जा सके, वनों को बचाया जा सके, तो उसके लिए ये मिशन चलाया गया था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लोगों को एग्रीकल्चर की नई नई नीतियां बता करके, नए नए स्टेप्स बता करके, नए तरीके से खेती करने के तरीके बता करके लोगों को सस्टेनेबल करने की कोशिश की गई थी। मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, और लोगों में ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जानकारी देने की का मिशन भी रखा गया है। तो मतलब 8 मिशन रखे गए हैं। हिमालय एंड स्ट्रेटेजिक मिशन जो है वो कौन कंप्लीट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने इस वाले मिशन को ले रखा है हमारे, सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। तो इस मिशन को कौन सेटअप कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन डॉक्यूमेंट मतलब जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, 8 मिशन बनाए गए थे, तो इनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। वो क्या थे? देखिए, प्रोटेक्टिंग द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब क्या है? जो हमारे यहाँ की पुअर सोसाइटीज हैं जिनको हर चीज अवेलेबल नहीं हो सकती, तो उनको प्रोटेक्ट करना था पहला जो हमारा प्रिंसिपल था। नेक्स्ट, अचीविंग नेशनल ग्रोथ, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। दूसरा क्या था? हमें नेशनल ग्रोथ बढ़ा रही थी अपनी, इकोलॉजी के रूप में, यानी कि प्राकृतिक के रूप में हमें हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ानी है, इकोसिस्टम को बढ़ाना है। डिवीजन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, और कहने का मतलब इस तरीके से डिवीजन भी करना है इन चीज़ों का ताकि हमारे कॉस्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कॉस्ट भी किसी चीज़ की महंगी ना हो, वो नॉर्मल चलती रहे। डिप्लॉइंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एडेप्शन मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैस हम कम करने की कोशिश कर रहे थे, अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है तो उनको अडॉप्ट करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, और कोई भी अगर हम न्यू इनोवेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से कर सकें, नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अपना सकें। तो कुछ इस तरीके के प्रिंसिपल्स थे, उनको रखा गया था। और इसमें हमने ट्रिपल पी को भी लिया था, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आता है। तो इस तरीके से हमने NAPCC 2008 किया, जिसमें हमने कुछ प्रिंसिपल्स को रखा और हमारे जो 8 मिशन थे उनको इंक्लूड किया गया। ठीक है। और ये किसके अंदर आते हैं ना? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
86 के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा मॉनिटरियल प्रोटोकॉल। मॉनिटरियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था कि जो ओजोन लेयर थी वो डिप्लीट होती जा रही थी, और उससे क्या होता है ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वो किस वजह से होता है। देखो ओजोन लेयर किस चीज में हेल्प करती है, हमारी यूवी रेस से बचाने में, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने में, क्योंकि उसका इफेक्ट हम पर नेगेटिव पड़ता है, जिससे हमें कैंसर वगैरह होने की चांसेस हो सकते हैं। ओजोन लेयर का अगर छेद बड़ा होता जाता है तो उससे क्या होता है, जो सूरज की यूवी रेज है वो हमारे ऊपर पड़ेंगी, इसका हमारे ऊपर स्किन कैंसर का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेनली तो कैंसर का ही होता है, पर उसमें भी स्किन कैंसर का बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या हुआ, मॉनिटरियल प्रोटोकॉल किया गया। कब किया गया, 1987 में। इसका नाम एक दिया गया वियना कन्वेंशन, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो ये है कि ओजोन डे कब बनाया जाता है, उसकी डेट आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इसमें इंटरनेशनल ट्रेटी को डिजाइन किया गया था, ठीक है, जिसमें हमने ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बताया गया था। और इसमें हमने मतलब 24 कंट्रीज जो थी ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एग्री कब हुए थे, 16 सितंबर 1987 को। फोर्स में कब आया था, 26 अगस्त 1989 को। तो मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल जो था 16 सितंबर को 1987 में मतलब अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन जब फोर्स हुआ था वो 26 अगस्त 1989 को हुआ, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, उसकी डेट आप मुझे बताएंगे। उसके बाद इस टाइम पे मतलब जो 24 कंट्रीज ने मीटिंग की थी, और ये सबसे ज्यादा सफल रहा था। मतलब जितने भी कन्वेंशन हुए थे, जितने भी एनवायरनमेंट के ऊपर रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, उन सब में सबसे ज्यादा सफल कौन सा रहा था, ये वाला रहा था ओजोन लेयर का, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सभी कंट्रीज को बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे हर एक कंट्री अपनी अपनी मीटिंग करने लगी, मतलब जब एक कंट्री में हुई फिर दूसरी कंट्री में, फिर इस तरीके से हर कंट्री में इस चीज से रिलेटेड मीटिंग्स जो थी वो होने लगी थी। फिर हमारा आता है अर्थ समिट 1992। इसमें इसका नाम क्या गया था, रियो डी जेनेरियो। ये नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एक शहर है, वहां पे ये मीटिंग हुई थी। और इसमें कितने 196 जो स्टेट्स थे ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, जो अर्थ समिट हुई थी इसके अंदर। और इसके मेन थीम क्या रही थी हमारी, सेव द अर्थ, ठीक है। 182 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्ट लिया था, और 3 से 14 जून तक के कंटिन्यू मीटिंग इसमें हुई थी, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे नेम है, अर्थ समिट, इको 92, रियो डी जेनेरियो, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस। इनमें से कोई भी नाम हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और मेन बात क्या थी, इसके अंदर इतनी सारी कंट्रीज ने क्यों लिया था पार्ट, क्योंकि हम अर्थ को सेव करना चाहते थे, अर्थ की बहुत सारी स्पाइसेस को सेव करना चाहते थे, और अर्थ का जो पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा था उस चीज के रिगार्डिंग ये कन्वेंशन जो है वो हो रही थी, ठीक है। और ये कब हुआ था, जब हमारा जो कोल्ड वॉर हुई थी ना, किसके बीच में हुई थी, कोल्ड वॉर हुई थी, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हो गई थी यूनाइटेड स्टेट्स और अदर जो सोवियत यूनियंस हैं उनके बीच में। तो उनके खत्म होने के बाद में ये जो रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके मतलब कोल्ड वॉर के फिनिश होने के बाद में हुई। तो कोल्ड वॉर 1947 से 1989 तक कंटिन्यू रही थी, ठीक है। जब 1992 में ये हुआ था तो ये इतना सफल नहीं हो पाया था, उसके बाद में सेकंड राउंड इसका हुआ 2012 में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थे हमारे अर्थ समिट के अंदर। एजेंडा क्या दिया गया था, एजेंडा 21 के अंदर आता है ये, और इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेन पॉइंट क्या था, वही कि सतत विकास करना सभी का, चाहे वो प्रजाति हो, चाहे वो हम लोग हो, या अनदर हमारा एनवायरनमेंट है जो बाकी बचा हुआ, उन सभी का सतत विकास हमारा मेन पॉइंट इसके अंदर रहा था। इसके अलावा भी इसमें हमने 2 और चीजें पढ़ते हैं हम लोग, जो कि है कर्टकना और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल कब आया था, 29 अक्टूबर 2010 में, और फोर्स में कब आ गया था, 2014 में। और ऐसे कॉर्टेसिया प्रोटोकॉल जो है वो 29 जनवरी 2000 में जो है अडॉप्ट किया गया था, और फोर्स में कब आया था, 2003 में आ गया था। लेकिन फिर भी ये तो सफल नहीं हुए थे, फिर 2012 में दोबारा से मीटिंग हुई थी इसकी, उसको भी यही नाम दिया गया था, रियो डी जेनेरियो 2012। उसके बाद से फोर्स में आ गया था, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।